Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, in this session we'll be discussing 100 previous year questions of Snap. तो यार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि कैट और स्नैप में क्या फ़र्क है। कैट में जनरली हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट होते हैं, लेकिन स्नैप में यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस यू कैन से इन विद इन अ मिनट और मे बी इवन लेस देन दैट। इट इज़ मोर ऑफ स्पीड बेस्ड, राइट। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आपको स्पीड अच्छी चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर ट्राई करें, वीडियो पॉज करके फिर ही सॉल्यूशन देखें। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। The milk and water into vessels A and B are in the ratio of 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio should the liquids in both vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C consisting of half milk and half water? देखो यार, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी बहुत बार किए हैं जब हम कैट की तैयारी कर रहे थे। तो एक बार मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। सो देर इज अ वेजल ए, देर इज अ वेजल बी। दोनों में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। पहले वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दैट इज 4:3। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दैट इज 2:3। अब वो कह रहे हैं किस रेशियो में हम इन्हें मिक्स करें कि फाइनली वेजल सी में मिल्क और वाटर आ जाए जिसका रेशियो होगा 1:1, राइट। तो यार देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को एलिगेशन से कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब एलिगेशन आप अप्लाई कर सकते हैं मिल्क में। आई मीन यू कैन सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन बाय टेकिंग मिल्क और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय टेकिंग वाटर। तो अगर मैं मिल्क लेके सॉल्व करूं, तो अगर हम वेजल ए की बात करें, वेजल ए में जो मिल्क है दैट इज 4/7 और वेजल बी में जो मिल्क है दैट इज 2/5। फाइनली हमें मिल्क कितना चाहिए, दैट शुड बी हाफ। अब अगर मैं यहाँ एलिगेशन अप्लाई करूं, है ना, तो पहली बात तो आप यार देखो, 4/7, 4/7 1/2 से बड़ा है और 2/5 1/2 से छोटा है। तो 1/2 -2/5 आ जाएगा एंड 4/7 -1/2 आ जाएगा। सो इफ आई टेक एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा। वील गेट 5 -4 विच इज 1/10। और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 14। So 7 into 2, 4 into 2 is 8, 8 minus 7. So this comes out to be 1/14. So 1/10 is to 1/14, right? So this comes out to be 1/5 is to 1/7, which is 7:5. So 7:5 के रेशियो में हमें A और B को मिक्स करना होगा। Okay, 7:5. I hope this question is clear to everyone. Let us see the next question now. A picture was bought at a certain sum which was the price paid for its frame. हाँ, तो जो पिक्चर का प्राइस है वही फ्रेम का प्राइस है, राइट। Had the frame cost ₹100 less and the picture ₹75 more, price for the frame would have been half of that picture. What is the price of the frame? काफी आसान क्वेश्चन है। प्राइस और पिक्चर और फ्रेम का प्राइस सेम है, मान लेते हैं एक्स है। आगे गिवन है कि अगर फ्रेम का कॉस्ट 100 कम होता दैट मींस x -100 होता, और पिक्चर का प्राइस अगर 75 ज्यादा होता। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस प्राइस ऑफ फ्रेम वुड बी हाफ, सो दैट मींस x -100 would be half of the price of the picture, that means half of x plus 75. I hope इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सब लोग। So 2x minus 200 will be equal to x plus 75 will give x is equal to 275। मतलब जो पिक्चर का प्राइस था वही फ्रेम का प्राइस था एंड दैट इज इक्वल टू 275। तो हमें फ्रेम का प्राइस निकालना है। 275 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, now in this question they've asked what is the time between 7 and 8 when the hands of your watch are exactly opposite each other। तो यार पहले तो देख लेते हैं 7 बजे कैसी सिचुएशन होती है ना। So 12 o'clock and so 6 is exactly opposite to 12, then we'll get 7। तो देखो 7 बजे तो ऐसा टाइम होगा, है ना, मिनट वाला हैंड 12 पे होता है और आवर वाला हैंड 7 पे होता है। नाउ वी वांट दैट हैंड्स ऑफ द क्लॉक शुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट। एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स वी नीड एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। हमें चाहिए 180 डिग्री का एंगल 7 बजे और 8 बजे के बीच में कब बनेगा। अभी देखो पहले तो इनके बीच में एंगल कितना है, अगर मैं ये ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं, कहने से एंगल बिटवीन देम इज 210 डिग्रीज। आई होप ये चीजें आप सबको पता ही है ना।
because clock is exactly divided into 12 parts, right? So each part is equal to 30 degree. Now 12 to 7 there are 7 parts, so 210 degrees. अभी देखो क्या होगा, मिनट हैंड की स्पीड आवर हैंड से ज्यादा है ना, मिनट हैंड की स्पीड आवर हैंड से ज्यादा है, तो धीरे धीरे ये जो 210 वाला एंगल है ये कम होने लग जाएगा। अभी कम होने लगेगा तो क्या होगा, कभी ना कभी तो 180 डिग्री बनेगा ना। कहने से व्हेन इट विल कवर 30 डिग्री, 30 डिग्री जैसे ही रिलेटिवली कवर होगा, वील गेट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। आई होप आप सबको पता है आवर हैंड की जो स्पीड होती है दैट इज हाफ डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की जो स्पीड होती है दैट इज 6 डिग्रीज पर मिनट। सो कहने से बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड विल बी 11/2 डिग्रीज पर मिनट। सो वी कैन से 11/2 डिग्रीज एक मिनट में कवर होते हैं, एंड द मोमेंट मिनट हैंड विल कवर 30 degrees over our hand, we'll get an angle of 180 degree. तो 30 degrees कवर करने में कितना टाइम लगेगा? So that would be 30 divided by 11/2 or 30 into 2/11 minutes, which comes out to be 60/11, मतलब 5 मिनट पूरे पूरे plus 5/11. So this is the time taken by the watch after 7 o'clock. तो टाइम क्या हो जाएगा? 7:05 5/11. So this is the time between 7 and 8 when the hands will be exactly opposite to each other. I hope this is clear to everyone. Let us see the next question now. Okay, so in this question it is given there are 6 tickets to the theater, 4 of which are for seats in the front row. हाँ, तो 4 seats ऐसी हैं जो front row में, मान लेते हैं 1 2 3 4, और बाकी 2 लेट से पीछे हैं 5 और 6. Now the question is 3 tickets are selected. What is the probability that 2 of them are for the front row? तो पहले तो यार टोटल केसेस निकाल लेते, बड़े आसान है, 3 टिकट्स लेनी है 6 में से, सो 6C3 सिलेक्शन कैन बी डन। दीज आर द टोटल केसेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फेवरेबल केसेस, now 2 seats should be from the front row, right, and 1 from the back row. अब इन फ्रंट रो में से, इन 4 में से मुझे कोई 2 सिलेक्ट करनी है ना, 4 में से मुझे कोई 2 सिलेक्ट करनी है। सो दीज 2 tickets can be selected in 4C2 ways, right, and we have to select 1 from the back row, right? So out of 2 I have to select 1, so into 2C1. So 4C2 is 6, into 2 is 12, 12/20, which is 3/5, or you can say 0.6. So 0.6 is the correct answer. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now very easy question. 75% of a number is added to 75. So let's assume number to be x. So 75% of number is added to 75 and the result is the same number. तो नंबर हमने x assume किया था, तो x के बराबर आ जाएगा, right? So you can see this is 3/4 of x. तो अगर मैं x में से 3/4 of x माइनस करूंगा, so I'll be left with 1/4 of x, which is equal to 75. From here we'll get x is equal to 300. बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ज्यादातर सबने ही कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, now in this question it is given any traveled 4/7 as many miles on foot as by water. तो foot और water का जो रेशियो है that is 4:7. Further it is given and 2/5 as many miles on horseback as by water. तो horseback और water का ratio भी given है which is 2:5. Now it is given that together they have covered, I mean in total they have covered 3036 miles. मतलब अगर foot की बात करें, water की बात करें और horseback की बात करें, तो together the distance covered is 3036 miles. Now we have to tell how many miles did she travel in each manner, water, foot और horseback से. तो यार इस तरह के क्वेश्चंस हमने रेशियोज में करे हुए हैं कि जब हमें ए और बी का रेशियो पता होता है, बी और सी का पता होता है, तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, है ना? तो जो कॉमन वाला एलिमेंट है उसको हम सेम कर लेते हैं. तो यहाँ वाटर दोनों में कॉमन है, एक जगह वाटर की वैल्यू 7 है, दूसरी जगह 5 है. विल ट्राई टू मेक इट सेम. तो 7 और 5 का एलसीएम 35. पहले वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को 7 से कर दिया, राइट? सो विल गेट foot is to water is to horseback. 5 into 4 is 20. 5 into 7 is 35, right? And 7 into 2 is 40. तो इंडिविजुअल निकाल सकते हैं हम. टोटल हमें पता है 3036. सो अगर फुट से निकालना हो, सो दैट वुड बी 20 डिवाइडेड बाय
20 plus 35 plus 14, this comes out to be 69. So 20 by 69 into 3036. So 69 into 4 is 276, and we'll be getting 27, again 276, so again 4. So 44 into 20, so that is 880. फुट से आ जाएगा 880. वाटर से कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 35 into 44, right, which comes out to be 1540. और बाकी जो बच गया वो हॉर्सबैक से आ जाएगा, दैट वुड बी 14 into 44. So 560 plus 56, so that is 616. Okay, I hope ये सबको समझ में आ गया. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी. Let us see the next question now. Okay, in this question it is given A, B, C, D. Together they have 47 rupees. So let us write A, B, C, D. They have 47 rupees. A and B together they have 27. Whereas A and C they have 25. And A and D they have 23. Now we have to tell share of B. अब वैसे देखो हमें ए बी सी डी का भी टोटल पता है और ए बी ए सी और ए डी का पता है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों इक्वेशंस को, सो यू कैन सी वील गेट थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. सो दिस कम्स आउट टू बी 27 प्लस 23 विच इज 50 प्लस 25 75. और मेरे को ए बी सी डी का भी टोटल पता है ना, which is given to us as 47. अगर मैं subtract करूं, so ABCD gets cancelled out, we'll be left with twice of A, which comes out to be 28. तो यहाँ से यार A का शेयर आ जाएगा 40. हमें B का निकालना है और हमें A और B का टोटल पता है, तो अगर A का शेयर 14 है तो B का कितना हो जाएगा? 13. So 13 is the correct answer. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. Okay, so in this question, no, see, it is given that David gets on elevator at the 11th floor. It looks like escalator वाला question, but ऐसा है नहीं. It is more about relative speed question, right? When two bodies are moving in opposite direction, speed gets added. हमें यहाँ पर ये वाला logic use करना है. So David gets on elevator at the 11th floor of the building. David is at 11th floor and rides up at the rate of 57 floors per minute. तो डेविड की जो स्पीड है that is 57 floors per minute, right? And David is going up. At the same time, Albert gets on an elevator at the 51st floor and he rides down. और इसकी जो स्पीड है that is 63 floors per minute. Now the question is, if they continue at the same rate, then at which floor will their elevators meet? तो कहाँ वो meet करेंगे, हमें ये बताना है. Now see, first of all, what is the distance between them, है ना? जैसे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में करते हैं. अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? वन ऑफ देम इज एट 11th फ्लोर, अदर पर्सन इज एट 51st फ्लोर. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 फ्लोर्स एंड देयर स्पीड्स आर 57 एंड 63. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड ऐड हो जाएगी. सो इफ वी ऐड देयर स्पीड्स वील गेट 120 फ्लोर्स पर मिनट. सो कैन आई से टुगेदर दे कैन कवर 120 फ्लोर्स per minute, but they have to cover only 40 floors. 120 फ्लोर्स कवर करने के लिए अगर 1 मिनट लगता है, तो 40 फ्लोर्स कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट वुड बी, यू कैन सी, एग्जैक्टली 1/3 ऑफ अ मिनट. नाउ द क्वेश्चन इज एट विच फ्लोर्स देयर एलिवेटर्स विल मीट. तो अभी हम दोनों के परस्पेक्टिव से निकाल सकते हैं, आप किसी एक को यूज कर लो. 1/3 ऑफ अ मिनट में डेविड कितना ट्रैवल करेगा, है ना? डेविड जिस एलिवेटर में वो कितना ट्रैवल करेगा. सो 1/3 ऑफ अ मिनट, सो 57 फ्लोर्स इन 1 मिनट. सो इन 1/3 ऑफ अ मिनट 19 फ्लोर्स. तो डेविड का एलिवेटर 19 फ्लोर्स अप चला जाएगा. सो इफ वी ऐड 19, दैट मींस दे विल मीट एट 30th फ्लोर. 30th इज द करेक्ट आंसर. आप चाहो तो आप एल्बर्ट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते थे. उसकी स्पीड है 63 फ्लोर्स पर मिनट, तो 1/3 ऑफ अ मिनट में एल्बर्ट का एलिवेटर कितना ट्रैवल करेगा? दैट वुड बी 21 फ्लोर्स. तो 21 फ्लोर्स ये नीचे चला जाएगा.
So again, you will get 30th floor. 30th floor is the correct answer. Okay, students, I hope this question is clear to all of you. Let us see the next question now. Okay, so in this question, it is given that 256 players start in the men's singles at a tennis tournament where this number reduces to half on every succeeding round. How many matches are played totally in the event? Now see, there are a couple of ways of doing it. एक तरीका तो बता देता हूँ, ज्यादातर लोग इसी मेथड से करते हैं. किसी आई होप आप सबको पता है कि एक मैच में दो प्लेयर खेलेंगे, राइट? So initially, if there are 256 players, can I say there will be 128 matches? Now from these 128 matches, we'll have 128 winners. अब वो 128 winners आपस में मैच खेलेंगे. So they have to play 64 more matches. And then we'll have 64 winners. अब उनके बीच में मैच होगा. We have to play 32 more matches between them. And you can see it keeps on getting half. So we'll get 16M, 8 matches, then 4 matches, then 2 matches. And finally, when we have 2 winners, there will be one more match. And if we add all of them, we'll get 255 matches. So 255 is the correct answer. This is one way of doing it is. अभी देखो दूसरा तरीका है कि आप खुद सोचो कि यार 256 मैचेस हैं. अभी विनर तो एक ही हो सकता है ना. टूर्नामेंट तब तक चलेगा जब तक 1% जीत नहीं जाता. सो कहने से अल्टीमेटली 255 लोगों को बाहर करना होगा. We have to remove 255 players. So from every match, one player goes out, right? So to remove 255 players, there have to be 255 matches. So हम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि 255 मैचेस होंगे. आई होप सबको समझ में आया होगा. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, so in this question, it is given a crew can row 10 miles in 5 by 6 of an hour downstream. हाँ तो speed of downstream निकाल लेते हैं पहले. Speed is equal to distance upon time. Time is 5 by 6 of an hour. So that means 10 into 6 by 5. यहाँ से speed आ जाएगी हमारे पास 12 miles per hour. ये downstream speed आ गई. And 12 miles upstream in 90 minutes. तो यहाँ से upstream की speed निकाल लेते हैं. So 12 is the distance and time is 90 minutes. You can convert it into hours. 90 by 60. So this is 2 by 3. So 12 का 2/3 which comes out to be 8 miles per hour. है ना. अब ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है. डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड. बोट की स्पीड को x मान लिया, वाटर की स्पीड को y मान लिया. So x plus y is 12 and x minus y is 8. So if we add, we'll get twice of x, which is 20. X comes out to be 10. And students, if x is equal to 10, we can calculate y, which comes out to be 2. Okay, तो जो करंट का रेट है दैट इज 2 और जो क्रू का रेट है या बोट की स्पीड है दैट इज 10. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. काफी इजी क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इट लुक्स लेंदी बट बहुत ही आसान है अगर आप पढ़ें. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी का रेशियो गिवन है 4:3:5. If the number in these three disciplines increased by 50%, 25% and 10%. तो यार अगर इसको 50% बढ़ा देंगे तो ये 6 हो जाएगा. इसको 25% बढ़ा देंगे which is 1/4. So 0.75 से बढ़ जाएगा, ये 3.75 हो जाएगा. और ये 10% से बढ़ाएंगे तो 5.5 हो जाएगा. अभी बेस्ट क्या रहेगा, आप चाहो तो या तो इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय 4 यू विल गेट एन इंटीजर वैल्यू. नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर कैंसिल आउट कर दें, है ना. 5 कॉमन आ जाएगा फिर, या 25 से फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे. और यू कैन मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय 4. सो वील गेट 24, 15 एंड 22. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. A man earns rupees 20 on the first day and spends rupees 15 next day. He again earns 20 on the third day and spends rupees 15 on the fourth day. If he continues to save like this, how soon will he have rupees 60 in hand? है ना यार. तो इस तरह का आप कंसेप्ट देखो, हमने टाइम एंड वर्क में भी किया हुआ है जब पाइप्स वाले क्वेश्चन करते थे. फर्स्ट डे वो 20 अर्न कर रहा है. सेकेंड डे ही स्पेंड्स, सो आई विल टेक अ नेगेटिव वैल्यू, आई मीन नेगेटिव साइन, -15. थर्ड डे अगेन ही अर्न्स 20.
fourth day again minus 15. Now the question is when will be the value exactly 60? तो अभी हम लोगों ने पहले भी ये चीजें डिस्कस करी कि जब भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है ना, जब भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो आप देखो एक बार में पॉजिटिव कितना हो रहा है, एक बार में पॉजिटिव 20 हो रहा है, तो लास्ट के 20 आप अलग कर दो. नाउ वी हैव टू गो टिल 60, आखिरी के 20 हमने अलग कर दिए. सो वील कैलकुलेट टिल 40. नाउ in every cycle you can see there is a positive of 5, right? We can say that he's earning 5 rupees every 2 days. He's earning 5 rupees every 2 days. So we'll go till 40 only. So to earn 40 rupees, it will take him 40 into 2 by 5. दैट इज 16 डेज. तो 16 दिनों में यार वो 40 रुपीज कमा लेगा. अभी 17th डे क्या होगा? 17th डे ऑड डे ना. ऑड डे में आप देख सकते हैं एवरी ऑड डे ही इज अर्निंग 20 रुपीज. सो नेक्स्ट डे ही विल अर्न 20 रुपीज. So it will take him exactly 17 days to get 60 rupees. 17 is the correct answer. Let us see the next question now. Okay, so in this question it is given A, B and C. They start a business investing rupees 20,000. सबने 20,000 invest किया है. After 5 months, A withdrew 5,000, B withdrew 4,000, C invested 6,000 more. देखो यार, एक तो थोड़ी अगर आप कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं तो पहले तो आप देखें हर जगह 1000 तो गिवन ही है ना, तो 1000 तो आप एलिमिनेट ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, सो आई विल ओनली टेक 20, 5, 4 एंड 6. इसको लेके मैं सॉल्व कर लूंगा. आप सबको ये भी पता होगा कि रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना? प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू देयर टाइम पीरियड. तो अगर मैं ए की बात करूं तो पहले उसने 20 इन्वेस्ट किए हैं 5 months के लिए, and because he withdrew 5, so that means he is investing remaining 15 for remaining 7 months. ऐसी बी की बात करें 20 for 5 months and then 16 for remaining 7 months. और अगर सी की बात करें तो 20 for 5 months and 6 more, so that means 26 for remaining 7 months. इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा, है ना? 100 तो आ ही रहा हर जगह. 20 into 5, this is 105. So 100 plus 105 is 205. 100 plus 112 is 212, and 100 plus 182 is 282. So this is the ratio in which the amount should be divided. ओके, यहाँ रेशियो का साइन आ जाएगा. तो हमें बी का शेयर निकालना है. तो बी का शेयर कितना है? 212 डिवाइडेड बाय, अगर आप रेशियो का सम करो, इट इज कमिंग आउट टू बी 699. एंड इफ यू लुक एट द टोटल प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 699. तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी. नाउ दिस इज एग्जैक्टली 100 टाइम्स, सो विल गेट 21,200. ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, तो यहां पर हमें गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1365 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन. क्वोशिएंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 15. तो स्मॉलर वाले को एक काम करते हैं, एक्स मान लेते हैं, है ना? तो लार्जर वाला क्या होगा? वो कह रहे हैं लार्जर वाले को अगर हम स्मॉलर वाले से डिवाइड करें तो 6 क्वोशिएंट है और 15 रिमाइंडर है. आई होप आप सबको पता है कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो आई कैन से लार्जर नंबर वुड बी 6 इंटू एक्स प्लस 15, है ना? जब स्मॉलर नंबर को x लिया है तो लार्जर नंबर वुड बी 6 इंटू एक्स प्लस 15. अभी इनका डिफरेंस हमें गिवन है 6x प्लस 15, और x का डिफरेंस हमें गिवन है 1365. So from here students we'll have 5x is equal to 1350 and we'll get x is equal to 270. स्मॉलर नंबर पूछा था, 270 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. Okay, now in this question it is given two vertical poles are 40 meters apart. Height of one is double that of other. पहले एक फिगर बना ही लेता हूँ. So let's say this is the one which is the larger one, and we have a smaller pole as well. Height of one is double that of other. तो अगर ये x मान लेता हूँ तो ये 2x है. From the middle of the line joining their feet. So if we join their feet, the middle point of the line. Now, here is an observer. He finds that angular elevations of their tops to be complementary. So, if I join this and if I join this, तो ये जो angle of elevations है वो complementary. मतलब अगर ये angle theta है, so this is 90 minus theta. Okay, students, I hope यहाँ तक सबको clear है. And moreover, it is given because
the vertical poles are 40 meters apart and this is midpoint, so this will be 20 and this will be 20. Now you can see this angle is 90 and we have a theta here, so this will be 90 minus theta. We have a 90 here, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा. अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा. अब अगर लेफ्ट वाले में मैं tan थीटा कैलकुलेट कर लूं, so tan theta is perpendicular upon base, so that is 2x by 20. और क्योंकि यहां भी थीटा एंगल है तो यहाँ का tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, which is 20 by x. So students, if we solve this, we'll get twice of x square is equal to 400, which will give x square is equal to 200. Now see, 14 square is 196. It is very very close to 196. So 14 से थोड़ा ज्यादा होगा स्क्वायर रूट. आई टेक इट टू बी 14.1. ठीक है, तो मतलब छोटे वाले की लेंथ है 14.1 और दूसरे की डबल है तो 28.2. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. सो अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 53. वो नंबर को हम x मान लेते हैं जिसको 53 से मल्टीप्लाई करना था. ही मल्टीप्लाइड इट बाय 35 एंड गॉट हिज आंसर लेस देन द करेक्ट वन बाय 1206. तो जो नंबर है उसको 53 से मल्टीप्लाई करना था, उसको कर दिया उसने 35 से. अब ये जो डिफरेंस है दैट इज 1206. सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स आई कैन से 18x इज इक्वल टू 1206. सो x निकाल लेते हैं हम यहाँ से. 18 into 6 is 108. Okay, 18 into 6 is 1, we'll be getting 12, 126. 18 into 7. So number to be multiplied was 67. 67 is the correct answer. Let us see the next question now. ओके, ये तो पीएनसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करें जरूर. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन सो दैट वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. तो एक बार देख लेते हैं वॉवल्स कौन कौन से हैं. ई, this is vowel, then A is vowel, I is vowel, E A I, then A I O. A I O. These are the vowels. जो बच गए consonants वो भी देख लेते हैं. We have X, we have M, we have N, we have T and we have N. है ना. टोटल लेटर्स देख लेते हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, सो 11 letters, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now because vowels occupy odd places, and you can see we have 6 odd positions, 1 3 5 7 9 11, and we have exactly 6 vowels. तो vowels की जगह तो फिक्स होगी ना यार. वॉवल पहली वाली पोजीशन में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 11 में भी आएगा, और बाकी जगह ऑटोमेटिकली कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे. तो बस वी जस्ट नीड टू अरेंज दीज वोवल्स, राइट, बिकॉज उनकी पोजीशंस तो फिक्स्ड ही है ना. वोवल्स की पोजीशंस तो फिक्स्ड है. नो, वी जस्ट नीड टू अरेंज देम. तो हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? देयर आर 6 वोवल्स. सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन कितनी है? 2 ए है और 2 आई, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा. अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करें, देयर आर 5, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 एन आ रहे हैं, बाकी तीनों लेटर्स अलग अलग है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. So we just need to multiply it. Let's calculate it. 6 factorial is 720. 720 by 4 is 180. And 5 factorial is 120. 120 by 2 is 60. Okay, students. So 18 into 6 is 108. So we'll have 10800. 10,800 should be the answer. Let us see the next question now. Okay, students. So in this question, it is given that a man earns 6% on his deposits in bank A. तो 6% कमाता है वो बैंक A में. He earns 8% simple interest on bank B. Now the total interest he is earning is 1800 in 3 years on investment of 9000. अभी देखो, इस क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा. आप एलिगेशन से करें. कहने से इज अर्निंग 1800 on 9000. 1800 on 9000. So if we calculate it in terms of percentage, you can see this is exactly 1 by 5. That means he's earning 20%.
ही इज अर्निंग 20% इन 3 years. ही इज अर्निंग 20% इन 3 years. कहने से ये ईयरली वैल्यू है ना, ये पर एनम है ना, 6%, 8% पर एनम है, और ये 20% 3 years का है, तो पर ईयर कितना हो जाएगा? पर ईयर वुड बी 20/3. नाउ स्टूडेंट्स वी कैन अप्लाई एलिगेशन हियर. ए बैंक ए में हर साल मिलता है 6%, बैंक बी में हर साल मिलता है 8%, बट इफेक्टिवली ही इज अर्निंग 20/3%. बस यहां अगर मैं एलिगेशन अप्लाई कर दूंगा, सो 20/3 इज बिगर देन 6. 20/3 -6 आप करें, यू विल गेट 2/3, एंड 8 - 20/3 इज 4/3. सो अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं, इट कम्स आउट टू बी 1:2. Now the question is, what is the amount invested at 6%? Amount invested at 6% is this 1/3. So 1/3 of 9,000, which comes out to be 3,000. 3,000 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. So in this question, it is given that there are two identical trains A and B running in opposite directions at same speed. They take 2 minutes to cross each other completely. The number of bogies of A are increased from 12 to 16. How much more time would they now require to cross each other? देखो, एक चीज आप सबको पता है कि ट्रेन्स वाले क्वेश्चन में whether trains are going in opposite direction or they are going in same direction, total distance is the sum of the length of two trains. Right? Distance हमेशा हम क्या लेते हैं? दोनों trains का total लेते हैं. So कहने से because the trains are identical, so we can assume that initially there were 12 bogies in A and 12 bogies in B. So total distance is equal to 24 bogies. अभी देखो 24 bogies के लिए कितना टाइम लग रहा था? 2 मिनट लग रहे थे. Now the number of bogies are increased from 12 to 16 only in case of A. So that means there are 4 bogies extra. Now we can just apply unitary method here. अगर 24 bogies के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, तो 4 bogies के लिए कितना टाइम लगेगा? That would be 4 into 2/24 minutes, which you can see is equal to 1/3 of a minute, or you can say 20 seconds. So 20 seconds is the correct answer. I hope सबको clear है. Let us see the next question now. Okay, now in this question it is given a ladder is lying against a wall which is 5 meters high. Let us draw a figure for this. Let's say this is the wall, 5 meters high. Ladder is lying against a wall. So let's say this is the ladder now. This is a right angle triangle. एक काम करते हैं, यहाँ पर बेस को मैंने x मान लिया. ओके, बेस को मैंने x मान लिया. फर्दर इट इज गिवन इफ द लैडर स्लिप्स 2 meters अवे फ्रॉम द फॉल. तो आप ध्यान देना, यहाँ पर ये जो लैडर का base है, now it is 2 meters away from the wall, so this shifts 2 meters. अगर ये पॉइंट को मैं 2 मीटर पीछे कर दूं, है ना, लैडर को 2 मीटर पीछे कर दूं. now in this case it is given the top of the ladder, this top of the ladder touches the foot of the wall. तो ये जो लैडर का टॉप है वो यहाँ आ जाएगा. so कहने से this will be the length of ladder now. okay, this will be the length of ladder and this distance is 2. so basically they want to say that the length of the ladder is x+2. तो मतलब जो भी मैंने बेस लिया है, लैडर की लेंथ उससे 2 ज्यादा है. राइट, सो यू जस्ट लुक एट द राइट एंगल ट्राइंगल with a red color. So this hypotenuse will now be x+2. Now students, in this triangle we'll apply Pythagoras theorem. So perpendicular square plus base ka square is equal to hypotenuse, which is x+2 ka square. So 5 square is 25 plus x square is equal to x+2 whole square, which is x square plus 4 plus 4x. आप देखो x square तो कैंसिल ही हो जाएगा. we'll get 4x is equal to 21. x comes out to be 5.25. now mind you, we need the length of the ladder, which is x+2. so answer will be 5.25 plus 2, that is 7.25. 7.25 is the correct answer. okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, नाउ क्लॉक वाले क्वेश्चंस में यार काफी लोगों को ट्रबल होता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM. क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स. देखो इसका क्या मतलब है कि जब एक्चुअल में 24 आवर्स हुए होते हैं, क्लॉक के 16 मिनट्स कम हुए होते हैं. क्लॉक इज 16 मिनट्स स्लो, यू कैन से. व्हाट विल बी द ट्रू टाइम when the clock indicates 10 PM on the fourth day? ये 10 PM
on the fourth day, this is the time of the clock, not the actual time. We have to tell the correct time. पहले तो ये देख लेते हैं क्लॉक ने कितना मूव किया, राइट? सो फ्रॉम 5 a.m. till 10 p.m. on the fourth day. Can I say fourth day till 5 a.m.? Fourth day till 5 a.m. That would be 24 into 3, 72 hours. Then from 5 a.m. till 10 p.m. another 17 hours. That means 89 hours. Clock ने कितना move किया? 89 hours. Now students, just apply unitary method here. See, here it is given clock loses 16 minutes. मतलब clock ने 16 minutes lose किए जब actual के 24 hours हुए. जब actual के 24 hours हुए. मैं ये भी कह सकता हूं कि हम यहां से ये निकाल लेते हैं कि 1 घंटा जब लूज होगा, है ना, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, 1 घंटा जब लूज होगा दैट मीन्स जब 60 मिनट्स लूज हुए होंगे तब एक्चुअल टाइम कितना होगा? एक्चुअल टाइम वुड देन बी 24 इंटू 60 बाई 16. So 8 into 3, 8 into 2, 2 into 30, we'll get 90 hours. Now, what does it mean? That in 90 hours, clock loses 60 minutes. तो that means जब actual के 90 minutes हुए हैं, जब actual के 90 hours हुए हैं, क्लॉक ने 1 घंटा कम मूव किया है. दैट मीन्स क्लॉक ने कितना मूव किया है? क्लॉक ने मूव किए हैं 89 hours. And students, here also you can see in this question it is given that clock has moved for 89 hours. That means actual में कितना time हुआ था? Actual में time हुआ था 90 hours. So actual time would be 1 hour more than 10 p.m. So answer would be 11 p.m. So I've just applied unitary method. Okay. I hope this is clear to everyone. अगला question देखते हैं यार. Now this is a very easy question. I hope आप सब लोग कर लेंगे. A dice is rolled 3 times. A dice is rolled 3 times. Sum of the 3 numbers appearing on uppermost face is 15. हाँ, तो पहले ये देख लेते हैं 15 कैसे आ सकता है अगर 3 डाइस को रोल करें, या डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, हाउ कैन वी गेट अ सम ऑफ 15? पहले देख लेते हैं मैक्सिमम 6 कितने आ सकते हैं. मैक्सिमम 6 तो 2 आ सकते हैं, तो अगर 2 बार 6 आया होगा तो एक बार 3 आया होगा. माइंड यू ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स हियर, है ना. हो सकता है लास्ट में 3 आया हो सकता है मिडिल में 3 आया हो सकता है पहली बार 3 आया हो. सो दिस अरेंजमेंट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज, दैट मीन्स 3 वेज. अब ये भी हो सकता है कि एक ही 6 आया हो. अब अगर एक 6 आया तो बाकी दोनों का सम कितना हो गया? बाकी दोनों का सम होना चाहिए 9. 9 कैसे आ सकता है? द ओनली पॉसिबिलिटी इज 5 and 4. नाउ फॉर दिस वी हैव 3 फैक्टोरियल वेज, दैट मीन्स 6 वेज. ये भी हो सकता है कि 6 कभी भी ना आया हो. सो वी हैव टू टेक दिस केस नाउ 555. इसका एक ही केस बनेगा. सो टोटल केसेस आर 10. ओके, टोटल केसेस आर 10. Now we need favorable cases. Favorable cases कौन से? The chances that the first roll was a 4. First roll was a 4. अगर पहली बार 4 आया ही आया है तो बाकी दोनों का सम कितना होगा? 11. अब 11 कैसे आ सकता है? दूसरी बार 5 आया हो, तीसरी बार 6 आया हो, या दूसरी बार 6 आया हो और तीसरी बार 5 आया हो. So these are the two cases. These are the favorable cases. So 2 by 10.2 or you can say 1 by 5 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. A 5 digit number is formed using the digits 1 2 3 4 5 without repetitions. तो टोटल केस पहले निकाल लेते हैं, है ना. 5 digit number, we have to use all 5 digits, right? So 5 factorial ways, total cases would be 120. What is the probability that the number is divisible by 4? है ना. तो 5 digit का नंबर है. डिविजिबिलिटी बाय 4 आप सबको पता ही है, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए. हाँ, तो देख लेते हैं लाइन वाइज क्या क्या केसेस बन सकते हैं. पहले 12 आ गया, 16 तो आ नहीं सकता, 20 नहीं आ सकता, 24 आ सकता है, 28 नहीं आ सकता, 32 आ सकता है, 36 नहीं आ सकता, 40 नहीं आ सकता, 44 48 नहीं आ सकते, 52 आ सकता है. दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज फॉर द लास्ट 2 डिजिट्स. कोई भी एक केस देख लो आप. मान लो आखिरी में 1 और 2 आ रहा था, है ना, आखिरी के 2 डिजिट्स हैं 12. Now we are left with 3 digits, 3 places. So this arrangement can be done in 3 into 2 into 1 ways. So that means there are 6 numbers which can end with 12. तो यहाँ से 6 नंबर 12 पे end करेंगे. Similarly 6 नंबर यहाँ 24 पे end करेंगे. 6 numbers will end with
32, 6 numbers will end with 52. So there are 24 numbers which will be divisible by 4, जो हमारे favorable cases हैं. So answer would be 1/5 or you can say 0.2. Right? उम्मीद करता हूँ सबको clear है ये. अगला question देखते हैं यार. Okay, now in this question it is given an alloy of gold and silver weighs 50 grams. It contains 80% gold. तो अगर 80% गोल्ड है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 20% सिल्वर होगा, है ना. 20% वुड बी सिल्वर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो यहाँ 20% वुड बी सिल्वर. हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द अलॉय सो दैट परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज इंक्रीज टू 90%. तो फाइनली क्या हो गया, गोल्ड 90% हो गया, दैट मीन्स सिल्वर फाइनली 10% हो गया, है ना. फाइनली सिल्वर वुड बी 10%. Now, students, there are at least 3 methods of doing this question. I'll tell you the best possible method I know. देखो सिल्वर तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि हमने गोल्ड ऐड किया. सिल्वर इज नॉट गोइंग टू चेंज. इनिशियली सिल्वर वाज 20%. 20% ऑफ 50 ग्राम्स. 20% ऑफ 50 ग्राम्स इज 10 ग्राम्स. तो सिल्वर जो पहले 10 ग्राम्स था वो अभी भी 10 ग्राम्स है. बट द ओनली डिफरेंस इज नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 10%. तो कहने से फाइनली silver is 10% of total. So 10% of total is equal to 10 grams. तो टोटल कितना आ गया, 100 ग्राम्स. अभी आप देखो टोटल क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने उसमें गोल्ड ऐड किया है. पहले टोटल कितना था, 50. अब टोटल कितना है, 100. तो कितना गोल्ड ऐड किया होगा, 100 माइनस 50, दैट इज 50. तो 50 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. Okay, very basic question of related to income, saving and expenditure. Weekly incomes of two persons are in the ratio of 7:3. Their weekly expenses are in the ratio of 5:2. Saving दोनों की 300 है. We have to tell weekly income of the first person. अब इसको आप दो वेरिएबल से भी कर सकते हो, एक वेरिएबल से भी कर सकते हो. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट बाय सिंगल वेरिएबल. पहले वाले पर्सन की इनकम को मैंने ले लिया, लेट्स से 7x. इनकम को ले लिया 7x. दूसरे वाले की इनकम होगी 3x. Right, this is income. We know their savings are 300 and 300. Because income is saving plus expenditure, I can also say that expenditure is income minus saving. Right, students? तो यहां से expenditure पहले वाले का कितना आ जाएगा, पहले वाले का expenditure आ जाएगा 7x minus 300. दूसरे वाले का expenditure आ जाएगा 3x minus 300. These are their expenditures and we know the ratio of their expenditures is 5:2. तो अगर इसको solve करें अब, so we'll get 14x minus 600 is equal to 15x minus 1500. We'll get x is equal to 900. तो अगर यार x 900 है, हमें पहले वाले की इनकम निकालनी है. सो आंसर वुड बी 7 into 900 which is equal to 6300. 6300 is the correct answer. Very easy question. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. Okay, now in this question it is given wheat is now being sold at 27 rupees. Last month its cost was 24. तो पहले कॉस्ट 24 थी और अब जो कॉस्ट है वो हो गई है 27. By how much percent a family reduces its consumption so as to keep the expenditure fixed? अभी देखो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है और हमें ये भी पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर. आई होप आप सबको पता ही होगा. अब क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स है and we know that price into consumption is expenditure, कहने से price is inversely proportional to consumption. Price is inversely proportional to consumption क्योंकि expenditure fix है. अगर price बढ़ेगा तो consumption कम होगी, है ना. vice versa, अगर price कम है तो एक consumption ज्यादा होगी. अब आप देखो यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि प्राइस का रेशियो क्या है ना. प्राइस का रेशियो 24:27 है विच इज 8:9, है ना. ये प्राइस का रेशियो है और प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कंजम्पशन का रेशियो वुड बी 9:8. तो यार कंजम्पशन अगर पहले 9 थी अब 8 हो गई तो कितने से कम हो गई, 1 reduced by 1 divided by initial value into 100. So it comes out to be 11.11%.
वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप सबको क्लियर है. लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, so in this question, it is given that in how many ways can the letters of the word abacus be arranged such that vowels appear together. Vowels हमेशा साथ में आएंगे. अब देखो vowels क्या है, A U are the vowels and B C S are the consonants. vowels को एक साथ रखना है, so हम उनको एक ही एलिमेंट ट्रीट करेंगे. we'll assume that all of them are together, we'll treat them as one element only, so we can say there are total of 4 elements. So total of 4 elements can be arranged in 4 factorial ways. Now mind you, double AU है ना, ये जो एक ब्लॉक है पूरा, ये अपने आप में भी तो अरेंज हो सकता है ना. इसमें जो लेटर्स है वो अपने आपस में भी अरेंज हो सकते हैं. तो AAU कैन बी अरेंज्ड इन, बिकॉज देयर आर 3 letters in this block, so 3 factorial divided by, there are 2 letters same, so divided by 2 factorial. So what will be the answer? We'll get 24 into 3, 72. So 72 is the correct answer. Okay, very easy question. Diagonal of the square is given. Diagonal of another square whose area is double that of the first square. तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं ना. सो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, देखो डायगोनल गिवन है तो बेटर रहेगा साइड मत निकालें, आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो दोनों डायगोनल बराबर होंगे. हाफ इंटू 4√2 इंटू 4√2, दिस विल बी द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर. देखो 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो पहले स्क्वायर का एरिया आ गया 16. So area of the second square, area of the second square is double. Double area मतलब 32. Now this is half into product of diagonals, right? Product of diagonals. इसके diagonals को मैंने D मान लिया. So from here students you can calculate now. We can calculate the value of D. We'll get D square is equal to 64. Diagonal now comes out to be 8. So the diagonal of another square whose area is double will be 8. I hope this is clear to everyone. अगला question देखते हैं यार. Okay, here it is given Sonali invests 15% of her monthly salary in insurance policies. She spends 55% of her monthly salary in shopping and on household expenses. तो देखो सैलरी का 15% पहले खर्च किया, फिर सैलरी का 55% खर्च कर दिया. So कहने से she has spent 15% plus 55%. She has spent 70%. Now she saves the remaining amount. Remaining amount, that means 30% is given to us. 30% की value है 12750, right? We can calculate now 30% of total. Now we need income, so total को मैंने income माना है, T को income माना है, so that would be 12750 into 100 by 30. Let us calculate it. 0 gets cancelled out. 3 into 4 is 12, right? We'll get 425. So 42,500 is the correct answer. Very easy question. I hope सबको clear है. अगला question देखते हैं यार. Okay, so here it is given a 5-digit number divisible by 3 is to be formed using numericals 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, students, so we have a total of 6 digits and we have to make 5-digit numbers and that to be divisible by 3 without repetition. Find the total number of ways. Now see, I hope all of you know the divisibility rule of 3. Sum of digits should be divisible by 3. See, even if we add all the digits, okay, because there are 6 digits, even if I take sum of all the digits, this comes out to be 15. So maximum sum of digits can be 15. Can I say I need only 5 of the digits? So if I ignore 0, right, if I don't take 0, still the sum of the digits will be 15. So if I use digits only 1, 2, 3, 4, 5, whatever number I make, it will be divisible by 3. Now we just need to arrange these digits. 5 digits, 5 places can be arranged in 5 factorial ways. So 120 numbers to yahan se aa jayenge. So sum of digits 15 are done. Now what can be the sum of digits? Sum of the digits can also be 12. Now how can we get 12? Can I say, because sum of all digits is 15, if I ignore 3, so I'll be left with 0, 1, 2, 4, 5.
This will give us sum of digits as 12. Okay, this will give sum of digits as 12. So using digits 0, 1, 2, 4, 5, how many numbers can we make now? Now see, a number cannot start with 0, right? A number cannot start with 0. So for first place, we have only 4 possibilities, right? Now after filling the first digit, we are left with 4 places and 4 digits. So this remaining 4 places can be filled in 4 factorial ways. So that would give us 4 into 4 factorial or 4 into 24. 96 such numbers are there. So total numbers would be 120 plus 96. 216 is the correct answer. I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर है यार. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, a very basic question of time and work. A can build up a structure in 8 days. B can break it in 3 days. एक काम करते हैं, पहले इसको यूज कर लेते हैं. A 8 दिन में पूरा काम करता है और बी 3 दिन में खराब कर सकता है, राइट? बी कैन ब्रेक इट. सो 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं. टोटल वर्क I'll take it to be multiple of 8 and 3, which is 24 units. So I can say A is doing 3 units every day. A is doing 3 units every day. 8 दिन में वो पूरा काम करता है. Every day 24 by 8, that is 3 units. B can break it in 3 days. So 24 by 3, 8 units. ये 8 यूनिट ब्रेक करता है. So negative of 8 I'll take. Now A has worked for 4 days. Okay, A has worked for 4 days. So if A has worked for 4 days, तो ये 4 दिनों में A ने कितना काम किया होगा? इन 4 दिनों में A ने किए होंगे 4 into 3, that means 12 units. So A has done 12 units. Now B joins and work for another 2 days. Now that means A and B both are working now. A and B both are working for another 2 days. So can I say, students, when both of them work together, जब दोनों काम करेंगे, net effect would be minus of 5. Now together they must have done minus 5 minus 5. They would have done minus 10 units. So 12 minus 10, can I say we are done with 2 units only? We are done with 2 units only. Now the question is, in how many days A will alone build up the remaining part of the structure? Now see, out of 24 units, 2 units are done. That means now A alone has to finish remaining 22 units. तो remaining 22 units के लिए A को कितना टाइम लगेगा? A can do 3 units every day. So to complete 22 units, A will take 22 by 3 days, which is 7 complete days and 1/3 of a day. So 7 1 by 3 will be the correct answer. काफी इजी क्वेश्चन है. आई होप आप सब लोग कर पाए होंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एड अप टू 12. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मान लेते हैं उसके टर्म्स है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. ए आर क्यूब भी ले लेते हैं बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट 4 टर्म्स. तो पहले 2 टर्म्स एड अप टू 12. आई विल राइट ए प्लस ए आर is equal to 12, and sum of the third and the fourth term, that means ar square plus ar cube, this is equal to 48. Very important, terms of geometric progression are alternate positive and negative. देखो alternate positive and negative, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कॉमन रेशियो जो है ना वो नेगेटिव ही होना चाहिए, राइट? कॉमन रेशियो नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव. एनीवे, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. अगर देखो पहली वाली इक्वेशन से मैं a को कॉमन ले लूं, सो आई गेट a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12. और दूसरी इक्वेशन से मैं कॉमन ले सकता हूं ए आर स्क्वायर, सो आई गेट ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर is equal to 48. Now best way would be here, just divide them. If you divide them, 1 plus r gets cancelled out, a gets cancelled out, we'll get 1 by r square is equal to 1 by 4. That means r square is equal to 4, r is equal to 2 or minus 2. Now see, r cannot be 2 because the terms are alternatively positive and negative. R has to be negative. R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2. Now students, if R is -2 and if I use this equation, I know A into 1 plus R is equal to 12.
So from here, students, I can say A into minus of 1 is equal to 12. That means A is equal to minus 12. So first term would be minus of 12. I hope सबको clear है ये. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so here it is given a swimming pool can be filled by pipe A in 3 hours and by pipe B in 6 hours. Each pump working on its own. तो एक काम करते हैं, पहले टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं. अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, आई टेक इट टू बी 6 यूनिट्स, राइट. सो ए कितना फिल कर रहा है एवरी आवर, दैट वुड बी 2 यूनिट्स एवरी आवर, एंड बी वुड फिल 1 यूनिट एवरी आवर. Now at 9 a.m. pump A is started. At what time will the swimming pool be filled if pump B is started at 10 a.m.? तो पहले एक घंटा तो A ने अकेले काम किए. From 9 a.m. to 10 a.m. कितने यूनिट्स फिल हुए होंगे? A alone is working, so 2 units are filled. Okay, 2 units are filled. How many units are left? We are still left with 4 units. अब ये 4 यूनिट्स दोनों मिलके फिल कर रहे. दोनों मिलके कितना फिल करते हैं? 3 यूनिट्स एवरी आवर. सो टू फुल 4 यूनिट्स दे विल टेक हाउ मच टाइम? 3 यूनिट के लिए 1 घंटा, तो 4 यूनिट के लिए 4/3 आवर्स. ओके, 4/3 आवर्स. ओके, 3 यूनिट्स पर आवर. So 4/3 hours, that means exactly 1 hour, and 1/3 of an hour, that means 20 minutes. So 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes after 10 a.m. So time would be 11:20 a.m. 11:20 a.m. is the correct answer. Now this was the easiest question you can solve. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 60 और 70 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, राइट. 61 इज प्राइम, 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 65 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 67 इज प्राइम, 69 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. 128 इज द करेक्ट आंसर. इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता यार. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so here it is given a bakery opened with its daily supply of 40 dozen rolls. Half of the rolls were sold by noon. तो हाफ सोल्ड हो गए, तो बचे कितने? वी आर लेफ्ट विद हाफ, राइट. वी आर लेफ्ट विद 20 डजन, एंड 60% ऑफ दिस, so 60% ऑफ दिस इज रिमेनिंग. इसका 60% खर्च हो गया. सो हाउ मेनी आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद अनदर 40%. बस हमें इसकी वैल्यू बतानी है. 40% मतलब 2/5 हो गया यार. 2 कैंसिल हो गया. सो दैट मीन्स 8 डजन्स आर लेफ्ट अनसोल्ड. 8 is the correct answer. Let us see the next question now. Okay, so here it is given the difference between the value of a number increased by 25% and the value of the original number decreased by 30%. मान लेते हैं original number x है, तो कह रहे हैं if this number is increased by 25%, so that means 1.25x, and this number when decreased by 30%, so that means 70% of x. इनका जो difference है that is 22. So we have to find the value of x. तो यार आप देख सकते हो ये 125% है, ये 70% है, that means 55% of x is equal to 22. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? 22 divided by 0.55 और into 100 by 55. So 11 से कैंसिल हो रहा है यार. 11 into 2, 11 into 5, 5 into 20, so 2 into 20, 40 is the correct answer. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, a very simple question based on unitary method. Running at the same constant rate, 6 identical machines can produce a total of 180 bottles per hour. एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं. So if there are 6 machines, they can produce a total of 180 bottles every hour, okay, in 1 hour. Now we have to tell how many bottles could 15 such machines produce in 30 minutes. तो अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से चलूं, राइट, कीपिंग द टाइम कांस्टेंट, ओके, टाइम को कांस्टेंट रखा है. सो कहने से 15 मशीन्स विल प्रोड्यूस 15 into 180 by 6 bottles.
So which comes out to be 450 bottles every hour. Now keeping the time constant, I can definitely say that 450 bottles will be produced in 1 hour. But the question is in 30 minutes. तो यार अगर 1 घंटे में 450 बॉटल्स हैं तो आधे घंटे में कितनी प्रोड्यूस होंगी? हाफ ऑफ द बॉटल्स. सो 450 का आधा 225 bottles is the correct answer. Let us see the next question now. Okay, now this is a very very basic question. आप देख सकते हैं एक अल्कोहल सॉल्यूशन है जिसमें 30% है, दूसरी जगह अल्कोहल सॉल्यूशन 60% है, and finally we need 50%. Such type of questions best way is apply alligation. So 30% alcohol solution is mixed with 60% alcohol solution to get a 50% alcohol solution. So if I apply alligation, I'll get 10 is to 20, right? 10% 20% का ratio, that is 1:2. Now students, we already know that the second solution, right, the one having 60% alcohol solution is of 40 liters, right? Ratio is 1:2, so we can say this has to be 20 liters. Okay, so 20 is the correct answer. Let us see the next question now. Okay, so here it is given 66 cubic centimeters of silver is drawn into a wire of 1 mm diameter. We have to find the length of the wire. देखो यार, आपको वायर का वॉल्यूम गिवन है विच इज 66 सेंटीमीटर क्यूब. Now you just need to understand wire. You can say it is just like a cylinder. We know the diameter. That means we know the radius. Length of the wire. That means we just need to find the height of the cylinder. Now, what is the volume of cylinder? That is pi r square h, 22/7 radius ka square. Now see, because this is volume is given in centimeters, uh, convert this radius, right, the diameter which is given into mm, convert it into centimeter. So I hope all of you know that 1 mm is 1/10 of a centimeter. Okay, 1/10 of a centimeter. So what will be the radius? Radius will be half of 1/10. Radius would be 1/20. So pi r square, that means 1/20 into 1/20. Height we need to find, that means length we need to find. So if we just calculate it, we'll get length is equal to 66 into 7 into 20 into 20/22. You can see this is 22 into 3. 3 into 7 is 21. So 21 into 20 into 20, which comes out to be 8400 centimeters. Now we need the length in meters, and 1 meter is 100 centimeter, right? 1 meter is 100 centimeters. So if we divide it by 100, we'll get the length in meters, which is 84 meters. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so a train 108 meter long moving at a speed of 50 kilometers per hour crosses a train 112 meters long coming from opposite direction in 6 seconds. अब पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेन्स वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेते हैं? लेंथ ऑफ द टोटल ट्रेन्स. बोथ द ट्रेन्स वी हैव टू ऐड अप. ओके, तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को अगर हम ऐड करें तो दिस कम्स आउट टू बी 220 meters. दैट मींस डिस्टेंस इज 220. And we know the time. Time is given 6 seconds. Can I say from here I can find speed? I'll get the relative speed now. So speed is equal to distance upon time. Now this is coming out to be 220/6 in meters per second. So to convert it into kilometers per hour, right, I'll multiply it by 18/5. So 6 into 3 is 80. 5 into 44. 44 into 3 is 132. So that means 132 kilometers per hour. Now mind you, this is the relative speed. ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड्स ऐड हो जाती हैं. तो अगर एक की स्पीड 50 है और दूसरे की निकालनी है, दूसरे की स्पीड को मैंने x मान लिया, सो दैट मींस वी नो दैट 50 प्लस x इज इक्वल टू 132. फ्रॉम हियर आई कैन से x इज इक्वल टू 82. सो सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 82 किलोमीटर्स पर आवर.
आई होप सबको क्लियर है. Okay, so in this question it is given, we know the length, breadth and height ratio, which is 3 is to 2 is to 1. Breadth and height are halved and the length is doubled. We have to find percentage change in the area of four walls. पहले तो देखो area of four walls आपको पता होना चाहिए. That is twice of length plus breadth into height. Okay, this is the area of four walls. Now, because breadth and height are getting half, right? Breadth and height are getting half. So just to take values in integers, है ना? Half करने पे decimal हो जाएगा ये. This will become 0.5. So what I'll do is I'll assume length to be 6, breadth to be 4 and height to be 2. मैंने सबका double पहले ही कर दिया. तो initial area of four walls would be twice of 6 plus 4 into 2, which comes out to be 10 into 2 into 2, that is 40. Now length is doubled, so length would be 12. Breadth and height are half, so breadth would be 2, height would be 1. अभी area of four walls क्या हो जाएगा? Twice of 12 plus 2 into 1. So this comes out to be 2 into 14 into 1, that is 28. Now we have to find percentage change. 40 से 28 हो गया, there is a decrease of 12 over 40 into 100. So this is 5 by 2. 2 into 6 is 12, so we'll get 30. 30 percentage is the change in area. Let us see the next question now. A man and a woman 81 miles apart. So man and women, they are 81 miles apart, start traveling towards each other at the same time. Very important, at the same time. If the man covers 5 miles per hour, तो man की speed given है 5 miles per hour and women's speed is given 4 miles per hour. How far will the women have traveled? तो women ने कितना travel किया होगा? अब आप सबको पता ही है, because they are starting at the same time, they'll meet at some point. Can I say the distance covered by them will be the ratio of their speeds? जो distance उन्होंने cover किया होगा वो अपनी speed के ratio में cover किया होगा. Now we know the ratio of their speeds is 5 is to 4. तो जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा वो भी 5 और 4 के रेशियो में कवर किया होगा. तो विमेन ने कितना कवर किया होगा? 4/9 ऑफ 81. So students answer will be 4 into 9, 36. 36 miles women must have traveled. I hope this is clear to everyone. Let us see the next question. Okay, now there are a couple of ways of doing this question. आप इसको यूनिट वाले मेथड से भी कर लो तो भी अच्छा है. 4 men and 3 women. So there is a group of 4 men and 3 women. They can do a work in 6 days. There is a group of 5 men and 6 women. They can do the same job in 4 days. तो 6 और 4 का LCM ले लेते हैं. Total work को ले लेते हैं 12 units. So the first group having 4 men and 3 women, they are doing this 12 units in 6 days. So every day they are doing 2 units. Okay, they are doing 2 units every day. And the other group having 5 men and 6 women, they can do this work in 4 days. That means they are doing 3 units every day. Now students, we can solve this, right? uh, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का डबल कर दें, so we'll get 8 men and 6 women. They can do 4 units every day. Now students, if I solve these two equations, if I subtract it, I'll get 3 men. They are doing 1 unit. Okay, 3 men are doing 1 unit. So if 3 men are doing 1 unit, so that means each man is doing 1 unit. I mean 1/3 unit. तो यहाँ से women के units आ जाएंगे. अगर मैं इस equation को solve कर लूँ, let's say 1 man is doing 1/3 units, so 4 men will be doing 4/3 units. So 4/3 plus 3 women, this is equal to 2 units. We'll get 3 women, they are doing 2 minus 4/3, that means 2/3 units. So that means each woman will be doing 2/9 units. Each woman will be doing 2/9 units. एक man कर रहा है 1/3 unit और एक woman कर रही है 2/9 units. Now the question is, how long will 2 women and 3 men take? Now 2 women can do how much work? 2 women can do 4/9 units and 3 men can do 1 unit. So that means together they are doing
13/9 units every day, and they have to do how much? They have to do 12 units. So to complete 12 units, they will take 12 into 9 by 13 days, which is 108 by 13 days. Or you can say 8 into 13 is 104. So 8 plus 4 by 13 of days. Okay, I hope सबको clear है. Let us see the next question now. Okay, Ram completes 60% of a task in 15 days and then takes the help of Rahim and Rachel. Rahim is 50% as efficient as Ram. तो एक काम करते हैं, efficiency को use करते हैं. रहीम की जो efficiency है वो राम के 50% है, so that is Rahim is to Ram is 1:2. Further it is given Rachel is 50% as efficient as Rahim. तो यहां हम कह सकते हैं रेचल की एफिशिएंसी रहीम के हाफ है, तो रेचल इज टू रहीम इज 1:2. Now students, if we compare this, we can say that Rachel is to Rahim is to Ram. I hope you can calculate it. So that would be 1:2 because Ram is doing double of Rahim. तो राम के 4 आ जाएंगे, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:2:4. Okay. Now let us use this information. Ram completes 60% of the task in 15 days. I'm assuming Rachel is doing 1 unit every day, Rahim is doing 2 units every day, Ram is doing 4 units every day. So in 15 days, can I say Ram must have done 15 into 4, that is 60 units. Okay. Assuming Ram is doing 4 units every day, so in 15 days, he must have done 60 units. Now, students, this 60 units is 60%. If 60 units is 60%, that means total work would be of 100 units. So 60 units are done by Ram. Out of 100 units, how much work is left? Now 40 units are left, we can say. Right? 40 units are left. अब ये 40 units कौन कर रहा है? And then takes the help of Rahim and Rachel. Now all three are working. All three are working. You can see all three, they can do 7 units every day. So to complete 40 units, they will take how many days? They'll take 40 by 7, right? So 40 by 7 days because they are doing 7 units every day. So 40 by 7 days more, which is 5 complete days, right? And 5 by 7 more. So this is the correct answer. I hope the question सबको clear है यार. Let us see the next question now. Okay, now very basic question. A trader makes a profit equal to the selling price of 75 particles when he sold 100 of the articles. तो एक काम करते हैं हम, selling price one article का, selling price of one article, you can assume it to be any value. I'll assume selling price of one article to be 1 rupee. So can I say he sold 100 articles? So that means total selling price would be 100 rupees. And what is the profit? Profit is equal to selling price of 75 articles. So I've assumed selling price to be 1. So 75 articles ka selling price would be 75. Now students, if we know the selling price, we know the profit, we can calculate the cost price, right? We know that selling price minus cost price is equal to profit. So from here, students, I can say that cost price would be 25 rupees. So if I know the cost price, I know the profit, I can calculate profit percentage. That would be profit upon cost price into 100. So this comes out to be 300%. 300%, very easy question. अगला question देखते हैं यार. Okay, so here it is given in a 100-meter race, A gives B a start of 20 meters. A wins the race by 5 seconds. तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है. B has to run basically 20 less, right? B is getting advantage of 20 meters. Further it is given, जब A ने रेस फिनिश करी, B finishes the race 5 seconds after that. ठीक है. आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्टरनेटिवली इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 40 meters, रेस एंड्स इन अ डेड हीट. इसका क्या मतलब है?
B has to run 40 less. And when B has to run 40 less, they are finishing the race together. That means जितनी देर में A ने 100 किया है, in the same time B is covering 60. Very important. This distance they are covering in same time. Okay, this distance they are covering in same time. Now, students, if I use this information, when A covers 100, B covers 60, right? Let's use this information in the first condition. A gives B a start of 20. तो कहने से अब जब A ने 100 कवर कर लिए होंगे, B was already 20 ahead and B must have covered 60 more, क्योंकि जितनी देर में A 100 करेगा उतनी देर में B 60 भी करेगा. So B must have covered 80 till then, right? B must have covered 80 till then, right? And now B takes 5 seconds more. B takes 5 seconds more. So from here I can say B covers 20 meters in 5 seconds. Now, students, if B covers 20 meters in 5 seconds, I can say that B can cover 60 meters in 15 seconds. And if B covers 60 meters in 15 seconds, that means A covers 100 meter in 15 seconds. Now, the question is, how long does A take to run 200 meters? तो यार अगर A को 100 मीटर कवर करने के लिए 15 सेकंड लगते हैं, तो 200 मीटर कवर करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? 30 सेकंड्स लगेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, राइट? आई होप सबको क्लियर है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, here it is given a 4 centimeter cube is cut into 1 centimeter cubes. तो पहले देख लेते हैं यहां से नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे. सी 4 centimeter cube will have a volume of 4 cube. This will be the volume of the bigger cube, which is 64 centimeter cube. Now the smaller cube having side 1 centimeter, उसका जो volume होगा that would be 1 centimeter cube. Now see, the volume has to be same, right? बड़े वाले का वॉल्यूम 64 है, छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम 1 है. सो कहने से देयर विल बी 64 क्यूब्स. there will be 64 smaller cubes of 1 centimeter. Now the question is, what is the percentage increase in the surface area? अभी देखो सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर. 6 इंटू साइड का स्क्वायर. तो जो बड़ा वाला क्यूब था हमारे पास, है ना, जो बड़ा वाला क्यूब था उसका सरफेस एरिया वुड बी 6 इंटू 4 स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूब. Now surface area of the smaller cube, surface area of the smaller cube would be 6 into 1 square. Now mind you, this is the surface area of one such cube, है ना. ऐसे कितने क्यूब है हमारे पास? 64 क्यूब्स हैं. सो टोटल सरफेस एरिया वुड बी इनटू 64. नाउ दिस इज द यू कैन से देयर सरफेस एरिया. यहां से रेशियो निकाल के कर लो आप, जल्दी हो जाएगा. 6 और 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा यार. 16:64 आ गया. 1:4, मतलब सरफेस एरिया का जो रेशियो है दैट इज 1:4. तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? देयर इज इंक्रीज ऑफ 3/1 into 100. सो सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 300%. 300% is the correct answer. Let us see the next question now. One side of an equilateral triangle is 24 centimeter. Midpoints of its sides are joined to form another triangle whose midpoints are in turn joined to form another triangle. This process continues. Find the sum of the perimeters of all such triangles. ये explain करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर आपको नहीं पता है. For any triangle, right? The concept which I am telling you is for any triangle, right? Not necessarily it has to be equilateral. If you join midpoints of any two sides, if you join midpoint of any two sides, this line segment will be half of the third side, है ना. ये मैंने किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन है ये तीसरी साइड की आधा होगी ही होगी. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. साइड इज 24. सो कहने से नाउ इफ आई ज्वाइन मिड पॉइंट्स, okay, of all the sides, midpoints of all the sides. So the concept which I have told you, can I say this equilateral triangle will now have side 12, and now again we join midpoints. तो अब ये जो तीसरा मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी? 12 का हाफ 6 हो जाएगी. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल सच ट्राइंगल्स. तो कहने से जो बाहर वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला, उसका पेरीमीटर 72 है.
जो उसके अंदर वाला ट्राइंगल हमने बनाया है जिसकी साइड 12 है उसका पेरीमीटर 36 है, और जो उसके अंदर वाला है उसका पेरीमीटर वुड बी 6 + 6 + 6 दैट इज 18, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, यू कैन सी पेरीमीटर इज गेटिंग हाफ, we can apply that formula sum of GPA upon 1 minus R. So from here we'll get 72, 1 minus 1 by 2, which is 72 into 2, 144 will be the perimeter of all such triangles. I hope this is clear to everyone. Let us see the next question now. Okay, now students, this question can be done by at least 2 to 3 methods. मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ पहले. A reduction of 20% in the price of sugar enables a person to purchase 6 kg more for rupees 240. I'll tell you how to do without any variable. कहने से स्टूडेंट्स क्योंकि प्राइस कम हुआ है, so if he wants to buy the same quantity, listen to my language, if he wants to buy the same quantity, he should have paid only 80% of 240. क्योंकि यार अगर कोई चीज 20% कम हो गई है, सो वी हैव टू पे 20% लेस. कोई चीज 20% आपको सस्ती मिल रही है तो आप 20% कम दोगे. सो ही शुड हैव पेड 80% ऑफ 240, which is 192, if he wants to buy the same quantity. Very important. So कहने से he is paying 240, that means he is paying 48 rupees more. Basically he is paying 48 rupees more and he is getting 6 kgs for that. वो 48 rupees में उसको 6 kgs मिल रहे हैं. So कहने से 1 kg price would be 48 by 6, that is 8 rupees. Now 8 rupees per kg is the price now, क्योंकि अब उसको 6 kg 48 में मिल रहे हैं ना, तो अभी का प्राइस है 8 rupees per kg. The question is original price per kg. Now this is when there is reduction of 20%, right? When price is reduced by 20%, then we are getting 8 rupees. So what will be the original price? It has to be 10 rupees. Will be the original price. Let us see the next question now. Okay, so a solid sphere is melted and recast into a right circular cone. देखो यार, जब भी ये melting और recasting के question आते हैं, that means volume is same. तो पहले तो मैं आपको बता दूं, sphere का जो volume होता है that is 4/3 pi r cube, और cone का जो volume है that is 1/3 pi r square h. Now it is also given कोन का जो बेस रेडियस है इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो एक काम करते हैं, स्फीयर के रेडियस को 1 मान लेते हैं. स्फीयर के रेडियस को 1 मान लेते हैं. तो स्फीयर का वॉल्यूम वुड बी 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई r square. Now it is given in the question that base radius of cone is equal to the radius of sphere. Radius of sphere we have taken 1. So radius of cone will also be 1. We'll get 1 square into the height of cone. Into the height of cone. तो यहाँ से height आ जाएगी cone की. Pi gets cancelled out. 1/3 1/3 gets cancelled out. So height we are getting as 4. So can I say radius of cone is 1 and height is 4. Radius of cone is 1 and height of cone is 4. और हमें इसका रेशियो निकालना था गाइस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन? सो हाइट इज टू रेडियस will be 4:1. Okay students, so 4:1 is the correct answer. I hope this question is clear to all of you.